हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 7। उसमें हमने एक पार्ट करा दिया था, कुछ कंटेंट कंप्लीट कराया है। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट रहने वाला है। टॉपिक है हृदय स्पंद। तो इसके हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। कुछ हमने पढ़ा था, अब हम हृदय स्पंद के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, जो हमारी एनसीईआरटी है क्लास 7 की। 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और क्लास 8 की कंप्लीट बुक कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर है 7। टॉपिक है हृदय स्पंद। इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियाँ जो पेशियों की बनी होती, जो हृदय की कक्ष की जो भित्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? वो पेशियों से बनी हुई होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकोचन और विसर्पित करती हैं। यह लयबद्ध संकोचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विसर्पित होने मिलकर हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाता है। हृदय स्पंद को क्या हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंद जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो आप अपने हृदय स्पंद या धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए क्या है, स्टेथोस्कोप नामक क्या होता है उपयोग करते हैं। जब हृदय के हम स्पंद को मापते हैं तो किससे नापते हैं? स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस या श्रोतिका लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सा स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं को स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री के स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखेंगे। क्रियाकलाप 7.2। जो क्रियाकलाप हमारा दिया गया है 7.2, तो इसमें 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की छोटी कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी हो। कितनी लंबी हो? 50 सेंटीमीटर से लंबी हो को कसकर लगाएं। उसे क्या हमें कसकर लगाएं। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे, जो रबड़ की नली है उसका जो मुक्त सिरा है, मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही हैं? ये ध्वनि हृदय स्पंदनों की हैं। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद आप पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। आपको प्रक्षेपणों की तुलना कीजिए अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंद तथा नाड़ी स्पंद या पल्स दर सारणी 7.2 में रिकॉर्ड कीजिए। तो क्या है, क्या आपको अपने हृदय स्पंद और नाड़ी स्पंद दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंद धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंद दर बनाती है। तो आगे हम देख लेते, आगे हमारे इसमें क्या दिखाया गया है। इसमें ट्यूब दिया, जो
स्टेथोस्कोप दिया है, उसमें क्या है, उसका हमें चित्र दिखाया है किस प्रकार को होता है। इसमें एक ट्यूब लगा होता है, श्रोतिका होती है और चेस्ट पीस होता है। ये हमारा क्या है, चेस्ट पीस है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो स्टेथोस्कोप का मॉडल हृदय स्पंद को सुनने का क्या है, यंत्र है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा दिया गया है जो हमारी सारणी दी गई है हृदय स्पंद और स्पंद दर। इसमें आपको क्या करना है, जो हमारी हृदय स्पंदन और स्पंदन दर और हृदय स्पंदन स्पंदन दर क्या है, नोट करनी है। तो हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे, जो विलियम हार्वे थे, इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। 1578 से 1657 ईस्वी, जो है 1578 से 1657 नामक एक चिकित्सा ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्होंने परिसंचारी या सर्कुलेटर कहा जाता था। इसके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया था। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तत्व के रूप में मान्यता मिल गई थी। तो बूझो जानना चाहता था कि क्या स्पंद और हड्डियां भी रक्त होता है। तो स्पंदों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब हम जल बाहर निकलता है तो क्या है, वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आगे जो भी हमने पढ़ा हृदय के बारे, अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में किस प्रकार उत्सर्जन होता है। तो आपको याद होगा कि शरीर में जो अपशिष्ट, जो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस फेफड़ों द्वारा किस प्रकार से उच्च वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। ये भी ध्यान में रखिए कि अपचित भोजन, जो अपचित भोजन है, वह वही से क्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल दिया जाता है। आइए हम ये मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हम अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर से बाहर किस प्रकार से निकाले जाते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। तो जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में क्या होते हैं, निर्मुक्त होते हैं। तो अधिकांशतः वे पदार्थ विषागत होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो जो सजीवों द्वारा जो कोशिकाओं में कोशिकाओं में निर्मित होने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और जो उनसे क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, उन्हीं को हम उत्सर्जन, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंगों को मिलकर उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जितने भी अंग क्या होते हैं, जब उत्सर्जन करते समय क्या करते हैं, काम आते हैं या यूज में लिए जाते हैं, उन्हीं को हम उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र, जो मानव में उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें क्या करा जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। ये किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो ये व्यवस्था वृक्क या गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है।
जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें क्या है, उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जो उपयोगी यूज कर यूज जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। रक्त के साथ में पुनः उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुलकर भी क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में तो पृथक कर लिया और हटा दिया जाता है। वृक्क में जो मूत्र वाहिनियां से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। तो मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग तो इसमें हम चित्र में वृक्क देखते हैं, मूत्र वाहिनी, और इसके बाद क्या दिया है, मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। मूत्र रंध्र तो मानव उत्सर्जन तंत्र, इसमें हमने क्या पढ़ा, मानव उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है। तो चित्र में आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा दिया गया दूसरा सिरा जो होता है, जो दूसरा सिरा हमें दिया गया है हम चित्र में देख लेते हैं। जो हमें दूसरा सिरा दिया गया है ये हमारा क्या कहलाता है, जिसे हम मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क मूत्र वाहिनियां मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटों में एक से कितना 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में कितना 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% क्या होता है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। तो क्या होते हैं, इसमें जल होता है और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रिया पसीने के कारण कपड़ों में कैसे सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो विशेषकर उन स्थानों में जहाँ अधिक पसीना आता है, वे धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है। हम जानते हैं कि मिट्टी में बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण ये है कि घड़े में छिद्रों से रिस कर पानी उसकी बाहरी सतह पर क्या होता आ जाता है। जब ये पानी वाष्पित होता है तो क्या है, घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है या सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं तो ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के जो वृक्क होते हैं क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसके कारण होता है, अगर उसे कोई संक्रमण है या किसी के कारण या उसे कोई चोट लगी है। तो वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। आगे तथा यदि क्रमित वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। तो उसकी क्या है, जीवन काल थोड़ा बढ़ सकता है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन या डायलाइसिस कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा दिया गया है, पहली जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं। तो जंतुओं में शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निकासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन या सेंटी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः श्वेत या सफेद रंग का यौगिक यूरिया अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया प्रमुख है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है। आगे हमारा दिया गया है टॉपिक है पदार्थों में पादपों में पदार्थों का परिवहन।
हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, पादपों में पदार्थों का परिवहन। यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और इसके आगे टॉपिक जो हमारा दिया है पादपों में पदार्थों का परिवहन।